that caste enumeration should be included in the forthcoming census. कांग्रेस और इंडी गठबंधन के दलों ने जाति जनगणना के विषय को केवल अपने राजनीतिक लाभ के लिए उपयोग किया। इसको हमारे ही एजेंडे पर जो है काम करना पड़ रहा है। से मजबूर होकर के मोदी सरकार को जाति जनगणना कराना ही पड़ रहा है। नमस्कार, आदाब, मैं हूं मारिया शकील। वक्त मुकाबला का है। आज पूरे देश की नजरें टिकी थी लगातार हो रही बैठकों पर। लग रहा था कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई पर कुछ बड़ा फैसला हो सकता है। बड़ा फैसला तो हुआ, लेकिन वो फैसला देश की सियासत से जुड़ा है। सरकार ने फैसला लिया है कि जनगणना के साथ जातियों की गिनती भी होगी। ये मोदी सरकार का बहुत बड़ा फैसला है। अगली जनगणना के साथ जातियों की गणना भी होगी। यही फैसला मोदी कैबिनेट ने आज लिया है। याद रहे कि जाति जनगणना आखिरी बार 1931 में की गई थी। उसके बाद कुछ राज्यों ने जाति सर्वे कराया था, जाति जनगणना नहीं। दिलचस्प ये है कि जाति जनगणना को राहुल गांधी ने बड़ा मुद्दा बनाया था। अब विपक्ष सरकार के फैसले को बड़ी जीत बता रही है। आज हम इसी पर मुकाबला करेंगे, क्योंकि इस डिसीजन का सबसे पहला जो असर दिखेगा वो बिहार चुनाव में दिखेगा। इसलिए बिहार के नेता भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में लगातार बैठकों का दौर चला है। सीसीएस, सीसीपीए, सीसीईए और फिर कैबिनेट की बैठक। उम्मीद थी कि आतंकवाद पर कुछ बड़ी कार्रवाई का ऐलान हो सकता है, लेकिन फैसला हुआ जातिगत जनगणना का। Under the leadership of our Prime Minister Shri Narendra Modi ji, the Cabinet Committee of Political Affairs has decided today, that is 30th April 2025, that caste enumeration should be included in the forthcoming census. राहुल गांधी लगातार जातीय जनगणना की मांग करते रहे। जातीय जनगणना को लेकर केंद्र सरकार को घेरते रहे। बिहार और तेलंगाना में जातिगत सर्वे कराया जा चुका है। कांग्रेस की सरकार ने जाति जनगणना के बजाय एक सर्वे कराना ही उचित समझा। उस सर्वे को सभी एसईसीसी के नाम से जानते हैं। इस सब के बावजूद कांग्रेस और इंडी गठबंधन के दलों ने जाति जनगणना के विषय को केवल अपने राजनीतिक लाभ के लिए उपयोग किया। यह केंद्र का विषय है। हालांकि कई राज्यों ने सर्वे के माध्यम से जातियों की जनगणना की है। जहां कुछ राज्यों ने यह काम सुचारू रूप से संपन्न किया है, वहीं कुछ अन्य राज्यों ने राजनीतिक दृष्टि से और गैर पारदर्शी ढंग से सर्वे किया है। बिहार चुनाव की तैयारी हो रही है। तय मानिए कि यहाँ भी कांग्रेस जातिगत जनगणना को बड़ा मुद्दा बनाने वाली थी, लेकिन अब सरकार ने राहुल गांधी और कांग्रेस के एजेंडे को फुस कर दिया है। हम पूरे बिहार के सभी दल के लोगों को लेकर के प्रधानमंत्री जी से मिलने गए थे, तब प्रधानमंत्री जी ने मना कर दिया था। इनको हमारे ही एजेंडे पर जो है काम करना पड़ रहा है। तो अब हमारी अगली लड़ाई ये होगी कि जब ये जनगणना होगी, जिसमें इंक्लूड किया जाएगा कास्ट सेंसस का भी, तब उसके बाद जब नतीजे आएंगे, हमारी मांग रहेगी कि पिछड़ों और अति पिछड़ों के लिए भी, जैसे दलित और आदिवासी भाइयों का आरक्षित सीटें हैं, उसी प्रकार से पिछड़ों और अति पिछड़ों का भी जो है आरक्षित सीटें जो है वो करनी पड़ेगी। अब देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस इंडिया ब्लॉक की दूसरी पार्टियों का रुख क्या होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। लेकिन सबसे पहले हम जदयू नेता केसी त्यागी को सुनते हैं। उनका क्या कहना है कि उनकी पार्टी का क्या स्टैंड रहा। और याद रहे आपको कि जो नीतीश कुमार की सरकार है, नीतीश कुमार और जो भाजपा की सरकार है बिहार में, उन्होंने जातीय जो सर्वे है वो 1 साल पहले कराया था। बिहार चुनाव से कोई रिश्ता नहीं है। ये सामाजिक न्याय की, सामाजिक परिवर्तन की,
निरंतर चलती आ रही राजनीति का हिस्सा है। कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में और उसके बाद भी इस तरह की आवश्यकता महसूस नहीं की गई थी कि जातिगत जनगणना हो। ये हमारे पुरखों की भी निरंतर प्रयासों का नतीजा है, जिसमें अंबेडकर भी है, कर्पूरी ठाकुर भी हैं, चौधरी चरण सिंह भी हैं और विभिन्न धाराओं में चले गए समाजवादी भी हैं, जिन्होंने समय समय पर जातिगत जनगणना कराई जाए और इनकी संख्याओं का वास्तविक जानकारी मिली। में आज का सवाल है, क्या बिहार चुनाव से पहले भाजपा ने विरोधियों को पटखनी दे दी है? क्या बिहार चुनाव में अब जाति जनगणना ही सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा? क्या जाति जनगणना अखिलेश के पीडीए पर सियासी प्रहार है? क्या जाति जनगणना से भाजपा ने कांग्रेस से मुद्दा छीन लिया है? मैं पैनलिस्ट के पास जाऊंगी, लेकिन सबसे पहले चिराग पासवान जो केंद्रीय मंत्री हैं उनकी बात सुनते हैं। मोदी सरकार ने आज एक बड़ा ऐलान कर दिया। देश को इंतजार दूसरी खबर का था, लेकिन आज एक और खबर आ गई कि जाति जनगणना करवाई जाएगी। जनगणना के साथ हमारे साथ चिराग पासवान है। चिराग, ये तो आप लोगों ने बिल्कुल राहुल गांधी डिमांड करते थे, आरजेडी डिमांड करती थी, कितना बड़ा फैसला है ये? डिमांड सबसे ज़्यादा देश की जनता करती थी। जिन नामों का आपने जिक्र किया, फिर उसमें तो चिराग पासवान का भी नाम जोड़ दीजिए, और मीडिया में इसी बात को का दुष्प्रचार किया जाता था, ये कह के कि चिराग और भाजपा आमने सामने हैं, क्योंकि ये वो विषय हैं जिसपे दोनों एक राह पर नहीं है। क्योंकि मैंने निरंतरता में इस बात का आग्रह मैंने मेरे प्रधानमंत्री से ज़रूर किया था, बट महत्वपूर्ण ये है कौन सा राजनीतिक दल इसकी मांग कर रहा था, नहीं कर रहा था, बट देशवासी जरूर चाहते थे कि जाति आधारित जनगणना हो। मुख्य धारा के साथ अभी भी ऐसी गरीब जातियां जो नहीं जुड़ पाई हैं, केंद्र राज्य सरकार की योजनाओं का उस तरीके से लाभ नहीं ले पाई हैं, उन लोगों की ये इच्छा जरूर थी। और आज मेरे प्रधानमंत्री ने देश की एक बड़ी आबादी की भावना को मद्देनजर रखते हुए ये ऐतिहासिक फैसला लिया है। यकीन मानिए 2047 में जब हम लोग विकसित भारत की जब हम लोग बात करते हैं, उसकी नींव को मजबूत करने वाला ये निर्णय है। मैंने नाम लिया राहुल गांधी का, तेजस्वी यादव का। कांग्रेस कह रही है कि राहुल गांधी का दबाव कम आया, और तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि तो समाजवादियों की जीत है, उनकी पुरानी डिमांड है। जो लोग इस बात की बात करते हैं, मुझे कभी कभी ताज्जुब होता है और आश्चर्य भी होता है। कांग्रेस मांग कर रही है। आज़ादी के बाद लंबे समय तक सत्ता में कौन था? केंद्र हो या अधिकांश राज्यों की बात कर लें तो कौन था? अगर बिहार में भी ये जाति आधारित जनगणना कराई गई तो उस वक्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे, जिनके नेतृत्व में उस वक्त ये फैसला लिया गया। जब आप ये बात करते हैं कि हम लोग मांग कर रहे थे और हम लोगों ने पूरा कराया, तो प्रभु ये आपको कर लेना चाहिए था जब आप सत्ता में थे। राजद ये बात बोलेगी, भाई बिहार में तो आप लोग भी थे ना लंबे समय तक, 1.5 दशक से ज़्यादा आपके ही परिवार के मुख्यमंत्री थे, उस वक्त क्यों नहीं करवा लिया गया था? क्यों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के आने के बाद ये सारी चीज़ें हुई? हकीकत में आज श्रेय लेने के लिए शायद ये होड़ लगेगी, बट अगर इसका श्रेय किसी एक व्यक्ति को जाता है तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। एक आखिरी सवाल, बिहार चुनाव में इसका कितना बड़ा असर होगा? क्योंकि इंडिया गठबंधन तो इसको बहुत बड़ा मुद्दा बना रही थी, राहुल गांधी हर चुनाव में इसको बड़ा मुद्दा। देखिए, मैं इसको चुनावी दृष्टि से मैं नहीं देखता हूँ। चुनाव में अपने अलग मुद्दे होते हैं, बट हाँ, विपक्ष के नेताओं ने इसको चुनावी मुद्दा बनाने का प्रयास जरूर किया था, और निरंतरता में हर एक मंच से उन्होंने जाति आधारित जनगणना को उठाने का उन्होंने प्रयास किया। मुझे लगता है कि अब विपक्ष को नए मुद्दे ढूंढने पड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो विपक्ष को इस मुद्दे पर बोलने का अधिकार नहीं है, ये कहना है चिराग पासवान का। नई दिल्ली से प्रशांत, एनडीटीवी इंडिया। शिवम त्यागी भाजपा के प्रवक्ता हैं, दीपक झा प्रवक्ता कांग्रेस के हैं, अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी से हैं, राजीव रंजन प्रवक्ता हैं जदयू के, जयंत प्रवक्ता हैं आरजेडी के, अनुराग ढांडा आम आदमी पार्टी से, और संजय सिंह यहाँ पर वरिष्ठ पत्रकार हैं। शिवम त्यागी, कांग्रेस को और समाजवादी पार्टी को और राजद को तो आप थोड़ा क्रेडिट तो देंगे ना आज? नहीं, बिल्कुल नहीं देना चाहिए। और लेकिन अगर आप कहती हैं तो मैं कहता हूं उनको शुभकामनाएं जरूर। जाहिर है उनके पास जो एक और मुद्दा था वो भी खत्म हो गया, अब उनको नए मुद्दों की तलाश करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर उनको क्रेडिट लेना था तो उनको अपनी सरकार में करना था, बात बहुत साफ। अगर वो चाहते तो वो कर सकते थे। अगर आरजेडी चाहती तो लंबे समय तक 15 साल तक शासन में रहे, कर सकते थे। अगर मुलायम सिंह यादव जी, अखिलेश यादव जी रहे तो 4 बार मुख्यमंत्री बने, कर सकते थे। अगर कांग्रेस चाहती तो 58 साल रहे, वो कर सकते थे। और मैं तो इनफैक्ट ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस से लगातार सभी दलों की मांग रही, हमेशा कहा गया कि सेंसस में जातीय जनगणना क्लियर होना चाहिए, लेकिन उन्होंने कभी नहीं किया। 2010 में मनमोहन सिंह जी ने
एक कैबिनेट की जो है कमेटी जरूर बनाई कि ठीक है इस पर करते हैं, लेकिन अंततः क्या हुआ वो भी नहीं किया, उसको भी ऐसे ही बीच मझधार में छोड़ दिया गया और कहीं कुछ नहीं हुआ। कुछ राज्यों ने जाहिर है जातिगत सर्वे जरूर कराए, लेकिन वो भी राजनीतिक आधारित, जनगणना कोई करा नहीं पाया क्योंकि शेड्यूल 7 के तहत जो है ये यूनियन ऑफ इंडिया के पास इसका अधिकार है। मैं एक चीज मानता हूं कि सभी योजनाओं का और जितनी भी जन सेवा के काम है उनका जमीन पर आखिरी स्तर तक पहुंचने वाली जो योजनाएं हैं उनके लिए जाति की सटीक प्रमाणिकता अब तक नहीं थी। आज सरकार ने रिजॉल्व दिखाया है, अब ये देश में होगी। हम पहले भी जाहिर है कि अनुराग जी इसका पहले, क्योंकि अभी अखिलेश यादव का अभी उनका पहला जो रिएक्शन है वो आया है, ये इंडिया की जीत है, तो जाहिर सी बात है पीडीए और इंडिया ब्लॉक की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर भाजपा सरकार ने ये कर दिखाया है जो बाकी सब सरकार ने नहीं किया, तो ये तो उनके पॉलिटिकल विल की बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो कर लिए जो उनके जो पहले प्रधानमंत्री थे उन्होंने नहीं किया। देखिए, ये बात मान के आपको चलनी पड़ेगी कि इंडिया गठबंधन और पीडीए की जीत है। ये जो पीडीए का नारा लेके समाजवादी पार्टी चली थी, हमने जाति जनगणना के लिए सरकार को बार बार सरकार से मांग की कि आपको जाति जनगणना करानी चाहिए थी, करानी चाहिए, पता चले कि कौन लोग कितने हैं, किस पोजीशन में है, किस कंडीशन में है, तभी तो आप उनकी उन्नति की बात कर सकते हैं। लगातार इस पे संघर्ष किया गया। भारतीय जनता पार्टी को लगा कि अब जनता भी इस बात पे अड़ी हुई है, तो झुकी और उसने ये जाति जनगणना कराने की बात की। और ये पहली बार नहीं हुआ, इसके पहले भी किसान आंदोलन में सरकार अपने फैसले को, जब किसान आंदोलन के समय किसान बिल पास किया था तब भी हमने संघर्ष किया था, तब भी अपना फैसला उन्होंने वापस लिया था। तो सवाल यह है कि जो इंडिया गठबंधन या पीडीए का परिवार जो कहता है, क्योंकि वो जनता की बात करता है, जनता के हित की बात करता है और सरकार को उसको मानना पड़ता है। इसलिए कहते हैं ना कि अखिलेश जी का तो वही रास्ता है वही सुरमा इस जग में जो अपनी राह बनाता है। कोई चलता है पद चिन्हों पे, कोई पद चिन्ह बनाता है। अखिलेश यादव जी पद चिन्ह बनाते हैं, ये लोग तो उनके पद चिन्हों पे चल रहे हैं। उन्होंने पीडीए का नारा दिया, उन्होंने सभी वर्गों की उन्नति की बात की, उन्होंने रिजर्वेशन की, उन्होंने कहा था जाति जनगणना करानी चाहिए, वो उन्होंने रास्ता बनाया था कि जाति जनगणना होनी चाहिए। उसी पद चिन्हों पे आज भारतीय जनता पार्टी चल रही है। तो कहते हैं ना कि वो वही सुरमा होते हैं जो पद चिन्ह तेजस्वी यादव अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, चिन्हों पे चलते हैं। जरा उनकी बात सुन लेते हैं। हाँ तेजस्वी, हाउस में भी, हाउस के बाहर भी 65% आरक्षण के बारे में बात की, शेड्यूल 9 की बात की, क्यों नहीं नीतीश जी शेड्यूल 9 में डलवा दिए? करवाना ना चाहिए। जदयू कह रही है कि वो तो नीतीश कुमार ने ट्वीट किया, वो तो प्रधानमंत्री को बधाई दे रहे हैं। जदयू भाजपा के लिए क्या कह रही है हम तो जानना चाहते हैं। उस समय तो भाजपा के लोगों ने मना किए थे, प्रधानमंत्री कहते तो भाजपा के लोगों ने मना किया था। आज जो मना किया आज उसी के साथ बैठे हुए, उन्हीं के दम पे सरकार चला रहे हैं। तो क्या करेगी जदयू? शेड्यूल 9 में क्यों नहीं डाला गया? क्या कैबिनेट, हमारी कैबिनेट 17 महीने की थी तो सिफारिश हम लोग किए थे कि नहीं किए थे शेड्यूल 9 में डालने का? तो पूछो तो जरा जदयू के नेताओं से। अब जदयू कहाँ रहेगी? सब तो भाजपा ही है सब। कोई भी बयान कुछ भी नहीं, कुछ तो होना ना चाहिए। शेड्यूल 9 के बारे में आप नहीं बोलते, आरक्षण के बारे में प्रधानमंत्री आते तो क्यों नहीं बोलते? नीतीश जी को कभी सुने हैं उसके बारे में बोलते हैं? इंडिया ब्लॉक की बैठक में इस एजेंडे को नीतीश कुमार शामिल करना चाहते थे। ये लोग जो है केवल बिहार की जनता को ये लोग बेवकूफ समझते हैं कि एक ट्वीट तू खेल दे, एक ट्वीट हम खेल दें, तो ट्वीटे में काम हो गया। जो लोग सड़क में लड़ाई लड़ी, सदन में लड़ाई लड़ी, उसका कोई योगदान नहीं है क्या? खाली ट्वीटे पे हो गया क्या? तो आप लोगों को उसलिए हम जो है इतिहास जो है हम लोग ने बताने का काम किया। बहुत तो आपने तेजस्वी की बात सुनी, उन्होंने क्रेडिट ले लिया है राजीव रंजन जी, और सही किया, क्योंकि अगर बात है कोई जातीय सर्वे की या जातीय जनगणना की, तो अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव को कुछ तो क्रेडिट देना पड़ेगा। देखिए मारिया जी, सबसे पहली बात तो ये है कि दरअसल ये फैसला, अभी आपका इको हो रहा है, उसको भी ठीक करा लीजिए। लगातार हम बोलते रहेंगे वैसे।
जी मैं करवा रही हूँ। जी देखिए, ये फैसला भारतीय जनता पार्टी के साथ जब नीतीश कुमार जी सरकार चला रहे थे, ये फैसला उस समय लिया गया था कि बिहार में जातीय सर्वे होंगे। ये फैसला का जो क्रियान्वयन है, ये राजद और कांग्रेस जिस समय साथ में शामिल थे, उस समय उस फैसले में वो लोग भी शामिल थे। लेकिन अगर राजद से ये पूछिए कि क्या महिलाओं का आरक्षण, अति पिछड़े वर्ग के लिए कोई कार्य, या महादलितों के उत्थान को लेकर के जो बड़े फैसले, नीतीश कुमार जी के जातीय सर्वे के पहले के जो भी फैसले हैं, अति पिछड़ा वर्ग का सृजन, महादलित मिशन के जरिए महादलित जातियों का उत्थान, और उसके पहले महिलाओं को पंचायती व्यवस्था में 2006 में, 2007 में स्थानीय निकायों में, फिर सरकारी नौकरियों में आरक्षण। तो मुझे लगता है निरंतरता में देखिए, ये कौन लोग बोल रहे हैं जो एक परिवार के सदस्यों की पार्टी, जो फैमिली लिमिटेड पार्टी है, जिसने कभी बिहार के कमजोर वर्गों के लिए कोई काम नहीं किया, वो इस फैसले का क्रेडिट लेने का काम कर रहे हैं। कोई औचित्य नहीं। और कभी भी जब ओथ होता है ना मारिया जी, तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर का ओथ नहीं होता है, सिंपली कैबिनेट के एक सदस्य थे तेजस्वी यादव। अगर कॉन्स्टिट्यूशनली अगर उनके पद की परिभाषा हम समझें तो वो एक सामान्य माननीय मंत्री थे, और उस कैबिनेट जो भी फैसले ले रही थी, उन कैबिनेट की अगुवाई कौन कर रहे थे, उसको प्रेजाइड कर रहे थे नीतीश कुमार जी। जयंत, इसका जवाब दीजिए कि अगर मुख्यमंत्री ने सर्वे कराया तो आपको क्यों क्रेडिट मिले? और दूसरी बात ये, जो आरजेडी जो जदयू बोल रही है कि ये तो बड़ा फैसला तो जो हुआ है, वो तो उसका क्रेडिट तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाएगा, ये तो पॉलिटिकल विल की बात है। जदयू के हमारे वरीय साथी जो कुछ भी कर रहे हैं वो हास्यास्पद भी है और उपहासास्पद भी है। संसदीय जनतंत्र कैसे चलता है और गठबंधन की सरकार कैसे काम करती है, जिसमें राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़ा घटक दल हो जिस सरकार में, और सरकार में आने के पहले भी मैं एक तो आज देशवासियों को बधाई दूं कि जो भी उपेक्षित उपहासित वर्ग है, उनकी एक तरह से वैज्ञानिक तरीके से उनके बारे में सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक स्थितियों का पता लगाने के लिए 1948 के जनगणना कानून के मुताबिक भारत का जो जनगणना आयोग है वो कराएगा इसको, और ये 1931 के बाद नहीं हो सका था। तो यह समाजवादियों की जीत है, यह एजेंडा समाजवादियों का रहा। दूसरा, इस सवाल को लेकर मैं बहुत पीछे नहीं जाऊंगा कि चौधरी चरण सिंह जी ने कब कमिट किया था कि 81 की गणना हो, वीपी सिंह जी ने ये कहा कि 91 की जनगणना हो, जनता दल के घोषणा पत्र में शामिल था। लेकिन मैं 1996 का जिक्र जरूर करना चाहता हूं, जब जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी थे और इस देश को पहला पिछड़ा प्रधानमंत्री देवेगौड़ा जी के रूप में देने का श्रेय उनको बहुत हद तक जाता है, और उन्होंने कहा 2001 की जनगणना होगी, लेकिन वाजपेयी जी आए और उसको कूड़ेदान में डाल दिया। तेजस्वी जी का जहां तक ताल्लुक है तो नीतीश कुमार जी की स्वीकारोक्ति है कि यह तेजस्वी जी का ही प्रस्ताव था कि चलकर दिल्ली में प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री से मिला जाए। जब वहां से मना कर दिया गया, तब मजबूरन जब हम सरकार में आए हैं तब यह हो सका। भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार में रहते हुए यह काम किसी सूरत में नीतीश कुमार जी नहीं करा सकते थे। जहां तक मुख्यमंत्री का तो कोई वोट नहीं होता है, लेकिन सुन लीजिए, यह आपको मालूम होना चाहिए, जब राजद सबसे बड़ा घटक दल है, उसकी अपने एजेंडे को उसकी क्या भूमिका है, यह देश दुनिया में था। और कर्पूरी ठाकुर जी के द्वारा दिए गए आरक्षण को 12 वर्ष तक नहीं बढ़ाया जा सका। लालू प्रसाद जी ने 12 से 14% अति पिछड़ों का आरक्षण किया, फिर राबड़ी जी ने 14% से बढ़ाकर 18% मारिया जी ने किया झारखंड बनने के बाद। मैं ये दोनों का नेटवर्क, दोनों नेटवर्क में थोड़ी दिक्कत है, जैन जी और राजीव रंजन जी के नेटवर्क में। मैं दोनों का नेटवर्क अभी फिक्स करूंगी, लेकिन जो कांग्रेस के प्रवक्ता है दीपक झा, उनके पास आऊंगी। दीपक झा जी, कुछ फैक्ट्स है यहाँ पर, शायद वो आपके लिए भी ज़रूरी है, और इसलिए शायद सरकार इन फैक्ट्स को हाईलाइट कर रही है। पहली बार ये कि आज़ादी के बाद की सभी जनगणनाओं से जाति की जनगणना नहीं हुई, ये भी बात सही है। आपकी सरकार 65 साल थी, क्यों नहीं करवाया आपने?
कांग्रेस की सरकार ने जाति जनगणना के बजाय एक सर्वे कराना उचित समझा, जिसे SECC के नाम से जाना जाता है। अगर आप सीरियस थे तो ये पॉलिटिकल इशू क्यों बना, चुनावी इशू क्यों बना? जब आप सत्ता में थे, सरकार में थे, आपने क्यों नहीं करवाया? ऑडियो अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए जी। अच्छा, और मारिया जी, आज देखिए सबसे खुशी का दिन है पूरे देश के लिए, देशवासियों के लिए, भारत के लिए, इंडिया गठबंधन के लिए। आज भाजपा बात कर रही है कि पहले क्यों नहीं हुआ। 1947 में जब देश आजाद था तब और आज की परिस्थिति क्या थी, देश में शिक्षा व्यवस्था कितनी थी, देश में रोजगार कितने थे, देश में फैक्ट्रियां कितनी थी, देश में नौकरियां कितनी थी। अगर इस पे हम बात करने चले जाएंगे तो भाजपा पैदा भी नहीं हुई थी। फिर तो मैं यही कहूंगा, बात है कि रंग बदलती सरकार या रंग बदलती बीजेपी कब बन जाए मसीहा, कब बन जाए शैतानिया। आज ये लोग कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना के गुणगान कर रहे हैं, बहुत बढ़िया लग रहा है मेरे को। तो मैं अपने भाजपा प्रवक्ता मित्र को बधाई देना चाहता हूं कि आज ये बधाई दे रहे हैं और गुणगान कर रहे हैं इस जनगणना का, जातिगत जनगणना हम लेकर आए। अरे भैया, बहुत बहुत बधाई हो, आप लेकर आए, क्योंकि हमारी लड़ाई तो यही थी, हम मांग आपसे यही कर रहे थे। और तब 2 महीना पहले, 15 दिन पहले अगर आप जाएंगे, बीजेपी के नेता, बीजेपी के मंत्री, बीजेपी के प्रवक्ताओं का बयान देखेंगे तो जातिगत जनगणना पे लोग जहर उगलते थे, जाति धर्म के नाम पे जहर उगलते थे। तो आज अच्छा लग रहा है कि देश में जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं। 1947 में क्यों नहीं हुआ, 1960 में क्यों नहीं हुआ, 1970 में क्यों नहीं हुआ? उस वक्त अलग हालात थे, उस वक्त अलग स्थितियां थी, परिस्थितियां थी। आरक्षण दिया हमने, लोगों को मेन धारा में लाए। लेकिन आज 70 सालों के बाद भी अगर नहीं हो पाया है तो जातिगत जनगणना आज की नितांत जरूरत थी। और उस आपने हमारे सवाल का जवाब नहीं दिया। हमारी मांग थी, हमारे नेता मांग, आपने हमारे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैंने पूछा, पॉलिटिकल विल दिखाया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, आप लोगों ने क्यों नहीं दिखाया था? देखिए, पॉलिटिकल विल नहीं दिखाया नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी अपने 56 इंची का सीना तो दिखा नहीं पा रहे हैं, तो पॉलिटिकल विल कहां से दिखाएंगे? बात है कि नरेंद्र मोदी जी विपक्ष जिनको संसद भवन से बाहर उठा के फेंक देते थे, आपको भी याद होगा मारिया जी, कि जब चाहे जितने मर्जी 10, 15, 20, 40, 50 सांसदों को बाहर निकाल दो, सस्पेंड कर दो। अब वो गुंडागर्दी भाजपा की खत्म हो चुकी है। संसद भवन के अंदर इंडिया गठबंधन मजबूत। अब आप संसद भवन की चर्चा कर रहे हैं, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया है। आपका सवाल देखिए, मैं बहुत स्पष्ट तरीके से नहीं, आप मेरा सवाल एकदम डायरेक्ट और स्पष्ट था। चलिए संजय जी, देखिए, मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं क्योंकि हमारे नेता, हमारे नेता आरजेडी, हमारी पार्टी कांग्रेस और हमारे सारे सहयोगी दल इस बात को पुरजोर कोशिश करते रहे, मांग करते रहे कि आरक्षण आना चाहिए और जातिगत जनगणना होना चाहिए। हाँ, लेकिन जातीय जनगणना होनी चाहिए, ये आपकी मांग थी। लेकिन बात ये है कि इस सरकार ने कर दिया जो आपकी सरकार भी कर सकती थी, लेकिन आपने नहीं किया। चलिए मारिया, इसके 3-4 पहलू हैं। एक तो कांग्रेस पार्टी अपना चाहेगी कि वो क्रेडिट ले, राइटली सो क्लेम कर सकती है, समाजवादी पार्टी क्लेम करेगी, आरजेडी क्लेम करेगी, करना चाहिए। लेकिन ये श्रेय किसके खाते में जाता है? मोदी के खाते में। बिल्कुल। आप लाख जो भी कह लीजिए, ये हुआ वो हुआ, जैसे आरजेडी के प्रवक्ता कह रहे थे, मंडल कमीशन इंप्लीमेंट करने का श्रेय किसके खाते में गया? वीपी सिंह के। ये अलग बात है कि वीपी सिंह के इस फैसले को समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग विश्वासघात मानता है। इस समय में प्रधानमंत्री मोदी स्वयं ओबीसी हैं, बहुत सारे मतलब कैबिनेट के फॉर्मेशन में, जैसा आप पहले कह रही थी कि जो पिछड़े तबके हैं और समाज के बाकी जो पिछड़े तबके हैं जो मार्जिन्स में हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन काफ़ी है। इशू जो है यहाँ पे उससे थोड़ा सा अगर आगे जाएंगे तो सिर्फ बिहार चुनाव तक नहीं है, क्योंकि मानिए इसके रिपरकशन बिहार चुनाव के बाद आने वाले समय में भी काफ़ी ज़्यादा होंगे। क्योंकि जब जनगणना होगी तो आपके एक जो ब्लॉक है ओबीसी ब्लॉक, जिसको हम एक होमोजेनस ब्लॉक की तरह कई बार ले लेते हैं, उसके अंदर जो कास्ट के डिविजन्स आएंगे वो भी देखने योग्य होगा। एक और भी सवाल उठ के खड़ा होता है कि क्या ये जनगणना, जाति की जनगणना केवल हिंदू में होगी या मुस्लिम्स में भी होगी, क्रिश्चियंस में भी होगी? उनके यहाँ भी जाति पूछे जाएंगे कि आप कौन सी जाति के हैं या नहीं हैं। तीसरी एक और चीज़ मुझे थोड़ी इंटरेस्टिंग सी लगती है कि बहुत सारे समय में अब जो अर्बन क्लास है उसमें बहुत सारे बच्चों के मैरिजेज इंटरकास्ट हो रहे हैं। उसमें पति किसी और कास्ट का है, पत्नी किसी और कास्ट का, और कुछ केसेस, बहुत केसेज ऐसे हो सकते हैं जिसमें से एक को कोई रिजर्वेशन वाले कैटेगरी में, जो अभी की कैटेगरी डिफाइंड है, उसमें आए। वो कैसे अपने आप को
जाति जनगणना में वो लिखवाएंगे। तो इसके जो पहलू हैं बहुत सारे हैं। बीच में एक चीज़ और भी हुई, और भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ आज हमने देखी, जब अश्विनी वैष्णव जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे तो कोई फोल्डर लेकर नहीं आए थे, नहीं कोई उसका डिस्प्ले था। वो जेब में से एक कागज़ निकाले और कहे कि एक और भी बात बतानी है, CCPA में आज ये फैसला हुआ। तो वो कागज़ किसी के पास तब तक किसी तरह स्टाफ या कहीं भी और नहीं था ताकि ये बात लीक हो। एक सरप्राइज वाला जो एंगल है, वो सरप्राइज एंगल उसके साथ उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंत में निकल करके आया। तो इसके आयाम, टाइमिंग पे भी बहुत सारी चर्चा होगी कि इस समय में जो आपने शुरुआती अपने उसमें एड्रेस में कहा था कि इस समय में ये चीज़ लेकर के आए, इसके जो डायमेंशंस हैं और रिपरकशंस हैं वो बहुत लंबे समय तक आएंगे। एक जब शुरू होगी और धीरे धीरे आएंगे। और मुझे लगता है कि ये वाला पहलू जब आएगा कि समाज के किस किस वर्ग का, क्योंकि अभी हम ब्रॉडली डिवाइड कर देते हैं कि ये हिंदू, ये मुस्लिम, ये जैन, ये क्रिश्चियन, वो भी जिस समय में उसकी लिस्टिंग आएगी तो और भी ज़्यादा मुझे लगता है कि ये डिबेट शार्प। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग डांडा भी हैं। अनुराग, देखिए मारिया जी, हम तो आम आदमी पार्टी हमेशा से जातीय जनगणना की मांग करती रही है और हमें लगता है कि एक बहुत गंभीर विषय है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसको एक चुनावी टूल के रूप में बहस बदलने के लिए जो इस्तेमाल कर रही है, मुझे लगता है कि वो वही दिखाता है कि बीजेपी इसको लेके गंभीर है या नहीं। इस वक्त जब पूरा देश ये इंतजार कर रहा था कि कोई घोषणा होगी सरकार की तरफ से कि पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे, POK वापस लेके आएंगे, कोई बड़ी कार्रवाई होगी, निर्णायक कार्रवाई होगी, उस वक्त में ये राजनीतिक टूल के रूप में जातीय जनगणना को इस्तेमाल कर रहे हैं बहस बदलने के लिए, खबर बदलने के लिए। क्या सिर्फ यही गंभीरता भारतीय जनता पार्टी की है? आप मुझे बता दो एक भी पार्टी का नाम देश में जो जातीय जनगणना की मांग नहीं कर रहे थे, सिवाय बीजेपी के। सिवाय बीजेपी के सारी पार्टियां जातीय जनगणना का समर्थन भी कर रही थी, मांग भी कर रही थी। अगर बीजेपी को ये बात माननी थी तो बहुत पहले मान चुके होते, क्रेडिट लेना था तो बहुत पहले ले चुके होते। आज इसके ऊपर ये घोषणा क्यों हुई? और सिर्फ घोषणा हुई है, कोई टाइमलाइन बताइए। हाँ, चलिए इसी का जवाब दे दीजिए। शिवम त्यागी जी, आज क्यों घोषणा हुई? कल आज CCS हुआ, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने CDS और तीनों सेनाओं के प्रमुख से मुलाकात की, तो ये सब तो कुछ हो रहा था कि कुछ आज बड़ा अनाउंसमेंट अगर आप करेंगे तो क्या हमला होगा, कैसे होगा, कब होगा, उस पर इंडिकेशन या हो चुका है, ये कुछ इंडिकेशन देंगे। तो आपने तो कुछ और ही हमला कर दिया ऑपोजिशन पर। देखिए मारिया जी, अनुराग ढांडा जी को लगता है कि उनकी पार्टी 2013-14 में आई है तो ये देश 2013-14 में ही बना है। ये सवाल पलट के मैं बाकी पार्टियों से भी पूछ सकता हूं जो जिम्मेदारी ले रही हैं और जो कह रही हैं कि हम मांग कर रहे थे कि उन्होंने कितना किया इस देश में। आजादी के बाद से ही इस बात पर सवाल जवाब होते रहे हैं सरकारों से, किसी के कान पर कोई जूं नहीं रहेंगी और सब अपने अपने एंटिटी रहे हैं। और आप हमारी सीरियसनेस पूछना चाहते हैं ना कि हम कितने सीरियस है इस चीज को लेकर। मैं बताता हूं आपको, भगवान बिरसा मुंडा जनजातीय समाज से आते हैं, उनका गांव पड़ता है उलिहातू। उनके जनजातीय गौरव दिवस पर इस देश के पहले प्रधानमंत्री थे जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी वहां पहुंचे, वो किया हमने। उनके नाम पर 6,644 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का जो है निस्तारण किया हमने, जो भारतीय जनता पार्टी की समाज में। प्लीज बीच में मत बोलिए। इसके अलावा राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का संवैधानिक दायरा जो है, संवैधानिक आयोग जो है हमने गठन किया, हमने। उससे पहले वो स्टैट्यूटरी बॉडी थी भाई, वो हमने किया 2018 में 102वां संशोधन करके। इसके अलावा बाबा भीमराव अंबेडकर जी को भारत रत्न की अगर हम बात करें तो उनको जब भारत रत्न मिला वो बैक सरकार थी हमारी। इस देश में शेड्यूल्ड ट्राइब से अगर कोई राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू जी, वो हमारी सरकार में ही है। उससे पहले जो रामनाथ कोविंद जी थे वो हमारी सरकार में ही है और ये फैसला भी हमारी सरकार में ही आया। ये जो इतने ज्ञानी और इतने मेहनत करने वाले तेजस्वी जी हैं, इनके पिताजी को तो 15 साल सरकार मिली थी ना, काय नहीं कर लिए भाई? 2004 से 9 तो वो केंद्रीय मंत्री थे, रेल मंत्री, काय नहीं कर लिए भाई? काय के उसको बेवकूफ बना रहे हैं? SEC का दर्जा बनाकर आपने 2010 में एक कमेटी बनाई, तब भी आपने जातीय जनगणना नहीं करवाई। कर्नाटक में जब डेटा बाहर करने की बात आई तो वापस हट गए। 2013 में जब डेटा बाहर करने की बात आई तो वापस कर गए। तो हमसे पूछ रहे हैं ये जितने पिछड़ों के लिए काम हुए, इस देश के समाज के लिए काम हुए, वो हमने किए, मेरे देश के प्रधानमंत्री ने किए। आप सिर्फ जातियों का इस्तेमाल करते हैं राजनीति करने के लिए। और आज भी क्यों कर रहे हैं बता देता हूं, क्योंकि विपक्ष में पड़े हुए अखिलेश यादव के पिताजी और अखिलेश यादव समेत अनुराग भदौरिया इसका जवाब देंगे। आपका आरोप पूरे विपक्ष पर है, आपका आरोप पूरे विपक्ष पे, लेकिन अखिलेश की पार्टी पहले जवाब देगी। जी अनुराग जी।
मारिया जी, अनुराग जी, देखिए अनुराग भारतीय भदौरिया। जनता पार्टी ने अभी लंबी लंबी बातें की, आप कुछ मत कीजिए। खाली जब जाति जनगणना की मांग हम लोग कर रहे थे, पीडीए की बात कर रहे थे, इनकी बाइट चलवा दीजिए सबकी। तब किस तरह से कह रहे थे कि जाति में बांटना चाहते हैं ये लोग समाज को तोड़ने की बात कर रहे हैं। यही तो कहती थी ना भारतीय जनता पार्टी की, समाज को तोड़ने की बात कर रहे हैं, जात की बात करते हैं, जात है कि जाति नहीं है, यही सब तो इनके डायलॉग होते थे। आज देखिए किस तरह की बातें कर रहे हैं कि आप सरकारें, यही तो मांग है 10 साल से 11 साल से आपकी सरकार है, लगातार आप मांग कर रही है जाति जनगणना करवाइए, पता चलना चाहिए कौन कितने हैं, किस पोजीशन में है, उनकी स्थिति क्या है, सामाजिक स्थिति क्या है, तभी हम उनको आगे ले पाएंगे। तब तक तो आप हमारा विरोध कर रहे थे। अब जब आपको पता चला कि पूरी जनता आपके खिलाफ हो गई, पूरा देश आपके खिलाफ है, आपकी नीति को समझ गया है, आपकी मंशा को समझ गया है कि आप दलितों का, पिछड़ों का और जो यहाँ पे आदिवासी है उनका सम्मान नहीं करना चाहते हो, समाज में जो अन्य वर्ग हैं उनके बारे में आप बात नहीं करना चाहते। जब जनता ने आवाज उठाई है तब जाके आप जागे हो। सवाल ये है कि आपको तो आजादी के बाद से आवाज उठा रही है, लेकिन आप करना ही नहीं चाहते थे, सिर्फ राजनीति करते थे। बात करते हैं हम, राष्ट्र हित की बात करते हैं। आप कौन सी ऐसी बात है जो आप मेरी नहीं मानी? आपको हमने जब जो बात कही है वो आपको माननी पड़ी। आप देर से आते हो पर दुरुस्त आते हो। आप देर से आए ना, इसके पहले किसान बिल आप लेके आए थे, हमने विरोध किया था, फिर आपको मानना पड़ा ना। भूमि अधिग्रहण बिल आप लेके आए थे, हम लोगों ने विरोध किया, आपको मानना पड़ा ना, वापस लेना पड़ा ना। इस तरह से आपको जाति जनगणना की बात कर रहे थे तो जाति जनगणना को लेकर आपको आज मानना पड़ा ना कि जाति जनगणना होनी चाहिए। तो समाजवादी लोग जो बात कहते हैं, वो विपक्ष के जो लोग कहते हैं, आप मानना पड़ता है आपको बाद में देर सवेर, क्योंकि आपको पता है कि हम सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, आपको पता है कि समाज को आगे ले जाने की बात कर रहे हैं, आपको पता है हम राष्ट्र की उन्नति की बात कर रहे हैं। और आप किसकी बात करते हो? आप करते हो अपने पार्टी की उन्नति की बात। कैसे करते हो? अभी जेडीयू के एक साथी ने बोला कि ये परिवारवाद की बात करते हैं। ये बताइए, आपके बाद परिवारवाद यहाँ पे सम्राट चौधरी क्या बीजेपी के परिवारवाद से नहीं आते? चिराग पासवान जी के साथ आप सरकार में हैं, क्या परिवारवाद से नहीं आते? अनुराग ठाकुर नहीं आते? पीडीपी के साथ अपने सरकार बनाई थी, परिवारवाद से नहीं थे? शिवसेना परिवारवाद से नहीं है? अजीत पवार जी परिवारवाद से नहीं है? अपना दल परिवारवाद से नहीं है? आप बताइए, चौधरी अजीत सिंह जी परिवारवाद से नहीं है? चौटाला जी की फैमिली परिवारवाद से नहीं है? सबके साथ आपने सरकार बनाई है, सबके साथ आपने सरकार चलाई है। और भारतीय जनता पार्टी के अंदर चाहे राजनाथ सिंह जी के बेटे हो, चाहे सिंधिया फैमिली हो, चाहे यहाँ पे आदरणीय कल्याण सिंह जी की फैमिली हो, सारी की सारी फैमिली आपकी पार्टी में। आप परिवारवादी पार्टियों से सत्ता बनाते हो जहां आपको सत्ता चाहिए होती है, फिर बाद में आप परिवारवाद की बात करने लग जाते हो। आप तो भ्रष्टाचार की बात करते थे पहले कि भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, फिर भ्रष्टाचारियों जिस पे आरोप लगाते थे भ्रष्टाचारियों को, लेकिन शिवम त्यागी बात यह है बना दिया कि किस बात में जनता भरोसा करे? किसी भी कहते हो वो कुछ नहीं करते हो जी। किसी प्रकार की गणना से अगर समाज का भला होता है या सामाजिक न्याय में वो एक स्टेप आगे है तो किसी को भी ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। और आज के दिन आप लोगों ने जरूर किया है, लेकिन इसका दबाव तो पूरी ऑपोजिशन और पूरे देश की तरफ से था ही ना। खास करके जो सामाजिक न्याय की पार्टीज हैं, जो सोशलिस्ट मूवमेंट से निकली पार्टीज हैं, उनका तो था ही ना आप पर। सामने झुकना। मारिया जी आप मुझे प्लीज बोलने दीजिए, वो बीच में लगातार बोल रहे हैं, मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूं, होना चाहता हूं, मैं शांत भी इसीलिए बैठा था, मैं बोल दूं प्लीज आप उनको रिक्वेस्ट समाजवादी पार्टी के दलित प्लीज आप उनको रोक दीजिए। सुमन जी के साथ क्या ज़ूम पर आवाज नहीं आती, अगर मैं स्टूडियो में होता तो जरूर लड़ता, मैं स्टूडियो में होता जरूर लड़ता, मुझे पता है आवाज नहीं आएगी, कोई फायदा नहीं है, दर्शक सुन नहीं पाएंगे। आदरणीय रामलीला सुमन जी क्या दलित परिवार से नहीं आते? एक सांसद हैं, जब सांसद दलित सुरक्षित नहीं है, उस पर टायर फेंके जाते हैं, उसको मारने की धमकी दी जाती है, उनका घर तोड़ा जाता है, तो कौन दलित यहाँ पे सुरक्षित होगा बताइए? जो सांसद होकर सुरक्षित नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उत्तर प्रदेश के अंदर में, उनको मारने की धमकी दी जाती है। अनुराग भाई आपने बोल लिया, आप शिवम की बात सुनिए और आगे बढ़ेंगे। सांसदों की आप अनुराग भाई, आम दलित होगी उसकी क्या हालत होगी? भारतीय जनता पार्टी की नियत है। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी का जवाब आप सुनिए। बैकवर्ड की, अल्पसंख्यकों की, बिल्कुल सही, इनको दिक्कत होती है। अंत में आपको हारना पड़ा ना, पीडीए मानना पड़ा ना, पीडीए की जीत हुई है इंडिया गठबंधन। हाँ ठीक है, आप अपनी जीत मान लीजिए, इसको बोलिए कि नहीं पीडीए, आप भी अपनी जीत मान लीजिए, भाजपा भी अपनी जीत मान ले। चलिए 10 सेकंड। मुझे शार्प निकल के दिख रही है कि वो कह रहे कि समाजवादियों की जीत है, आरजेडी की यही करिए, सपा भी यही करिए, कांग्रेस का नाम नहीं ले। तो समाजवादियों की जीत ही बाकी बात हो रही है। तो शिवम त्यागी आपको तो ये अच्छा लगना चाहिए, इंडिया ब्लॉक भी डिवाइडेड है इस बात पर क्रेडिट लेने में। मारिया जी पहले तो मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, प्लीज आप इनको रोक दीजिए, मेरा आपसे निवेदन है, कोई लाभ नहीं। चलिए बोलिए।
मैंने बोला थैंक यू। इंडिया गठबंधन फिर पीडीए की लगातार जीत बोल रहा हूं। है। मेरा आपसे निवेदन है, इनको रोक दीजिए, कोई लाभ। मैं एक चीज इंडिया पूछना चाहता हूँ, गठबंधन अगर पीडीए हमारी की जीत है, इसको बोलिए। तोड़ा मरोड़ा ना जाए। हम इंडिया गठबंधन एक साथ खड़े हैं, उसकी चिंता करने की बीजेपी को जरूरत नहीं है। बीजेपी ये बताए कि आप इतने दिन तक क्यों जनता को झूठ बोल रहे थे, क्यों हम लोग को बहलाने की कोशिश कर रहे थे। जब हम पीडीए मांग कर रहा था, इंडिया गठबंधन मांग कर रहा था, चलिए शिवम त्यागी बोलिए। अनुराग जी आपने बोल लिया चलिए। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं एक चीज आपको कहना चाहता हूं कि अगर समाजवादी प्रवक्ता को ये लगता है कि हम इनकी सारी बातें मान लेते हैं तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि जो काम इन्होंने नहीं किए वो भी हमने कर दिए, तो सरकार तो हमारी रहनी चाहिए। विपक्ष में बैठ के बताते क्या करना है हम कर देंगे, क्योंकि आप तो सरकार में रह के करते नहीं। एक बात अब आगे रहते हैं। दूसरा, जो आपने कहा कि समाजवादियों की मांग थी, हाँ समाजवादियों की मांग थी। समाजवादी का अर्थ क्या है? ये कौन से समाजवादी? परिवारवादी लोग हैं भाई। ये इनकी स्थितियां देखिए ना, इनकी असेट्स देखिए, इनकी चीजें देखिए। समाजवाद में तो इस बात की परिकल्पना ही नहीं है। राजनाथ सिंह जी के बेटे क्या है बताइए ना। चिराग पासवान जी के सत्ता में परिवारवादी है कि नहीं बताइए। कंटेंट नहीं बताइए पीडीपी सत्ता में थे, परिवारवादी नहीं थी। ठीक है, नहीं है, अपना दल नहीं है सत्ता में है, नहीं आपके साथ परिवारवाद नहीं है। अजीत पवार जी सत्ता में है, अगर आप चाहते हैं इस तरीके से करना नहीं है। शिवसेना सत्ता में है, परिवारवाद नहीं है। चौधरी अजीत सिंह जी नहीं है। डॉक्टर का बेटा जब आपके नहीं है परिवारवाद, लेकिन उसके लिए कुर्सी फिक्स हो जाए तो वो परिवारवाद है। अगर अखिलेश यादव जी का बेटे के लिए कुर्सी फिक्स हो जाएगी वो परिवारवाद है। बिल्कुल। चलिए आगे बढ़िए। शिवम की बात सुनेंगे 30 सेकेंड और फिर आरजेडी के प्रवक्ता को लाएंगे। शिवम त्यागी बताइए है कि और आरजेडी के प्रवक्ता को स्क्रीन पे लाइए। मारिया जी, आपने जितनी बार मेरा नाम लिया उतनी बार अगर अनुराग जी का लेती तो शायद वो जरूर रुक जाते। चलिए शिवम त्यागी बोल लीजिए। मैंने उनको रोकने की कोशिश की। थैंक यू, लेकिन वो रुके नहीं। उनको जवाब नहीं उनके पास। आप किसी और को दे दे तो बेहतर होगा, क्योंकि वो नहीं बोलेंगे। मैं बोलता हूं उनके सामने, अगर मैं स्टूडियो होता या वो भी स्टूडियो होते, क्योंकि आवाज जाती है। चलिए शिवम। थैंक्स। मैं फिर से वही कहना चाहता हूं, जहां तक बात मांग की है, मांग वो लोग करें जो सरकारों में ना रहे हो, जायज है। कांग्रेस सरकार में ना आई होती, आज इनके जो शहजादे हैं, इनके जो बेटे हैं, वो सत्ता में नहीं आ पा रहे। बैसाखी चाहिए इनको। अगर इनकी मांग, अगर ये सरकार में नहीं होते, करते जायज थी। सरकार में रहे ना भाई, दिनेश जी भी रहे, मुलायम सिंह जी 3 बार मुख्यमंत्री बने, क्यों नहीं कर दिया? कांग्रेस 58 साल रही, क्यों नहीं कर दिया? लालू जी 15 साल रहे और केंद्रीय मंत्री 5 साल रहे, क्यों नहीं कर दिया? आज इनके बेटे विपक्ष में पड़े हुए हैं, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। दलितों से इनका कोई सरोकार नहीं है, पिछड़ों से सरोकार नहीं है। सरकार है क्या? सरकार में आइए, लेकिन जनता के सामने ये पता होना चाहिए कि कौन चाहता था, कौन करना चाहता था, किसने कर दिया और कौन सिर्फ करते थे। थैंक यू। चलिए आरजेडी के प्रवक्ता जयंत भाई। मारिया जी, इस देश के वजीर आजम ने कहा, जब भी जातिवार जनगणना की मांग समाजवादियों की ओर से हुई, उन्होंने कहा कि इस देश में अमीर, गरीब, महिला और किसान, ये इतने हिपोक्रेट लोग हैं और इतने दोहरे रवैये वाले लोग हैं। और हम लोगों के नेता ने बार बार ये कहा, खुद तेजस्वी जी को मैं वर्बेटिम कोट करना चाहता हूं कि अगर धर्म का कॉलम जोड़ने से सेंसस में धर्मांधता इस देश में नहीं बढ़ जाती, तो जाति का एक कॉलम जोड़ देने से जातिवाद कैसे बढ़ जाएगा? इसका कोई जवाब उस वक्त प्रधानमंत्री के पास नहीं था, न गृह मंत्री के पास था। जाति विरोधी तमाम अभियान को जातिवादी लोग जातिवाद को बढ़ावा देने वाला करार देते हैं। हम लोग तो मानते हैं कि जातिवाद या जाति का प्रश्न अप्रासंगिक हो जाए, अप्रभावी हो जाए, लेकिन ये कब होगा? जब आप अंडर रिप्रेजेंटेड लोगों को सामने लाएंगे। और हमारा तो भारत में यह मानना है कि यह जातिवार जनगणना या जाति आधारित गणना जो बिहार में हुई है, किसी के खिलाफ नहीं। इसको मैं राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया से जुड़ा हुआ एक बहुत राजीव रंजन जी और हमारे राजीव रंजन जी बार इस बात पर जोर दिया है कि हम भारत को 50 करोड़ रुपए का बजटरी एलोकेशन किए थे कि जिनकी आय 6,000 से मासिक कम है, ऐसे 94 लाख परिवार बिहार में चिन्हित किए गए। आज तक उनके खाते में पैसा क्यों नहीं गया? भूमिहीन लोगों को भूमि कब दी जाएगी? ये सिर्फ जाति का प्रश्न नहीं है, यह किसी के खिलाफ नहीं है। हम कोई रिएक्शनरी बात नहीं कहना चाहते हैं, लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री ढूंढते हैं, इस देश के गृह मंत्री ढूंढते हैं। और एक आखिरी बात, राजनाथ सिंह जी ने कहा था कि हम ओबीसी की गणना कराए थे, और ये पार्लियामेंट में नहीं कहा, उस पटल पर नहीं है, ऐसे हवा में जुमलेबाजी की तरह कहा दिया। हर 10 साल में सेंसस होता है, सामान्य डेकेडल सेंसस भी नहीं हुआ। लेकिन मेरा कहना है जयंत, हो गई है, आपकी मांग हो या सपा की मांग हो या आम आदमी पार्टी की हो या कांग्रेस की हो, आप लोग को खुश होना चाहिए कि जाति जनगणना की जो आप लोग डिमांड कर रहे थे आज पूरी हुई। चलिए प्रवक्ता जदयू के राजीव रंजन जी। जी आपने बोल दिया। प्रसाद जी जैसे
देखिए हो जाता है शरद यादव जी और मुलायम से ये इस अब बार जरा चुप इसकी करा वजह दीजिए से ना मारिया जी, अगर जो शो यही बहुत कोलाहल बड़ा और शोरगुल से सोशियो होना है। पॉलिटिकल मूव होगा, इसके वजह से जो समाज में जो इम्बैलेंस है वो करेक्ट होगा, वो अहम है और इसलिए शायद उस पर चर्चा होनी चाहिए। अब चलिए राजीव रंजन जी, पहले चुप करा लीजिए, नहीं तो अगले डिबेट में हम लोग से बात करा लीजिएगा। जयंत भाई आपने बोल लिया। हाँ, अरे जदयू के साथ नहीं होता है आपको मानसिक और वैचारिक आप लोग को 6 महीने इसी तरह से बात करना है, एक दूसरे को मौका देते रहिए। के रूप में झाल बजा रहे थे। अरे झाल कौन बजा रहा है वो तो देख ही लेंगे। नहीं मारिया जी, ऐसा शो नहीं होता है। हाँ, एकदम आप नहीं। अननेसेसरी राजीव रंजन जी, इस शो में अनुशासनहीनता को आप खुद बढ़ावा दे राजीव रहे हैं। रंजन जी को स्क्रीन पे लाइए। नहीं, आई एम वेरी सॉरी टू से। बाबू जगजीवन राम का आप अपमान कर राजीव रंजन जी बस रहेंगे स्क्रीन पर। चलिए राजीव रंजन जी बोलिए। नहीं, आज मैं सुनूंगा, आज आप बुलवाइए। चलिए आप हैं बस स्क्रीन पर, बोल और लीजिए। पूरी बात करा दीजिए, आज शो चलिए खत्म होने बोलिए तक ना, उन्हीं को सुनिए। बोलिए। असीम कृपा आपकी। देखिए मारिया जी, मुझे हैरानी है, बिहार में जातीय सर्वे कराकर देश में एक इतिहास रचने का काम बिहार के करिश्माई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया। और इस फैसले के पहले अनेक बड़े उन्होंने फैसले लिए, चाहे वो अति पिछड़ी जातियों का वर्ग हो, चाहे महादलित मिशन की स्थापना करके महादलितों के कल्याण का काम हो, महिलाओं के लिए आरक्षण का सवाल हो, पंचायती व्यवस्था से लेकर स्थानीय निकायों के चुनाव में महिलाओं, अति पिछड़े वर्ग और समाज के सभी कमजोर वर्गों के लिए उन्होंने बड़े फैसले लिए। फैसलों की निरंतरता को देखिए, ये पूरी क्रोनोलॉजी है। बिहार एक बड़े बदलाव के तरफ केवल एक फैसले से नहीं बदला है। जो जातीय सर्वे हुए उसके बाद के जो फैसले हैं, हाँ। एक फैसला न्यायालय में लंबित है और दूसरा फैसला जो जमीन पर उतर आया उसमें 92 लाख परिवारों के एक सदस्य को 2 लाख रुपए का आर्थिक सहयोग भी दिया जा रहा है। और जो लोग आज सवाल खड़े कर रहे हैं, आरजेडी के नेताओं की बात मैं सुनता हूं, हैरानी होती है। 90 से 2005 एक बड़ा कालखंड था। क्या किया लालू जी ने किसी भी समाज के कमजोर वर्ग के लिए? क्या ऐसा कोई फैसला केंद्र में मंत्री रहते हुए उन्होंने यूपीए की सरकार पर दबाव बना करके करा लिया? लेकिन आज अगर फैसला नरेंद्र मोदी जी ने लिया है तो निसंदेह ये पूरा का पूरा फैसला इच्छा शक्ति का सवाल है, ये विल पावर का निर्णय है। कभी बहाने कांग्रेस बनाती रही, कभी समाजवादी पार्टी की सरकारें बनी, उनको उत्तर प्रदेश में सर्वे करा सकते थे, आरजेडी बिहार में करा सकती थी। संविधान इसकी अनुमति देता है कि वो जातीय सर्वे करा सकते थे, क्यों नहीं किया? अगर नीतीश कुमार जी ने, तो उन्होंने इस फैसले की बुनियाद रखी और आज ये ऐतिहासिक निर्णय लेकर के जो नरेंद्र मोदी जी ने जो निर्णय लिया है, ये सदियों की गैर बराबरी और जो उनके अंदर जो बेचैनी थी मुख्यधारा में आने की, आज उनको एक मुखर आवाज दी है और इस फैसले के दूरगामी नतीजे होंगे, समाज तेजी से बदलने। तो ये अब इसकी एनालिसिस करते हैं कि जो इसका इम्पैक्ट जो होगा वो इमीडिएट से लेकर लॉन्ग टर्म होने वाला है। और क्योंकि कोई टाइमलाइन नहीं दी गई है संजय जी, उसकी क्लैरिटी नहीं है कि कितने दिन में ये पूरा होगा, तो ये तो ओपन एंडेड है और इसका पॉलिटिकल डिविडेंड तो बहुत साल तक चलता रहेगा। इसमें देखिए मारिया, जब सेंसस होगा उसके साथ महिला आरक्षण वाला भी जो इशू संसद में जुड़ा हुआ है वो भी उसके साथ निकल करके आएगा। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं होगा। जो सेंसस करने वाले लोग हैं, बहुत सारे कॉलम तैयार होंगे। पिछले बार 47 लाख जातियां आ गई थी जो SCCC वो हुआ था। अब उसको कैसे कैटेगराइज किया जाए और कैसे उसको टैबुलेट किया जाए, वो समस्या बहुत बड़ी थी। मुझे लगता है कि वो जो उस समय प्रॉब्लम हुई शायद उससे सीख लेकर के ये मसला आगे बढ़ेगा। 21 से अभी नहीं हुआ है क्योंकि उस समय कोविड आ गया, फिर चुनाव हो गया, बाकी चीज़ें हुई। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो टाइमलाइन होगी, जो भी टाइमलाइन होगी, वो हमारे अगले संसद के चुनाव के पहले वो पूरी हो जानी होगी, क्योंकि उसके बाद बाकी चीज़ें और भी सेटिल होंगी। लेकिन डिलिमिटेशन का भी एक इशू आ रहा है, वो भी एक्सरसाइज होना है। इसके चुनाव मतलब बिहार से अगर सिर्फ हम जोर करके देखेंगे तो इसका दायरा हम काफ़ी लिमिट करेंगे, या डिबेट का स्कोप काफ़ी लिमिट करेंगे, क्योंकि बिहार में एज इट इज़ एक सर्वे हो चुका है, ब्रॉडली हमें पता है। इसका मतलब पॉलिटिकल लाभ अगर कहिएगा
तो बीजेपी को होगा। हाँ, बीजेपी का एक वर्ग जो है अभी भी इस चीज़ से असहज है, बीजेपी सपोर्टर्स का एक ग्रुप। लेकिन आप देखिए, पिछले साल अक्टूबर में मोहन भागवत का एक स्टेटमेंट आया था कि समाज का जो लोक कल्याणकारी सरकार को काम करने हैं उसके लिए जरूरी है ये कास्ट सेंसस होना। चलिए, इसी बात पर डिस्कशन खत्म करते हैं। संजय सिंह, राजीव रंजन, अनुराग भदौरिया, अनुराग डांडा, दीपक झा, शिवम त्यागी, जयंत जिज्ञासु, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बात यहीं तक, कल फिर आएंगे और एक नए इशू पर मुकाबला करेंगे।